विपिन भट्ट। और आज आवाज अड्डा में हम कह रहे हैं कि इंडिया यानी कि इंडिया गठबंधन और अब आगे क्या। देश में इस बार कुछ एक अलग तरीके का चुनाव रहा। चुनाव अलग इसलिए रहा कि पिछले 2 टर्म से मोदी सरकार थी, मोदी सरकार इस बार भी है, लेकिन अंतर इतना है कि पिछले 2 बार मोदी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ थी और जो देश का विपक्ष था वो बहुत ही ज्यादा अल्पमत में था। इस बार भी मोदी सरकार बनी, लेकिन अकेली बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ नहीं आई। गठबंधन पहले भी था, लेकिन इस बार गठबंधन में जो साथी हैं उनका हिस्सा भी थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आया। न सिर्फ इतना हुआ, बल्कि विपक्ष भी जो है वो ज्यादा मजबूत होता हुआ दिखाई दिया। इंडिया गठबंधन में ढेर सारी पार्टियां थी, लेकिन प्रमुख पार्टी कांग्रेस ने 99 सीटें जीती, अपने किले को मजबूत किया, अपनी पोजीशन को बेटर किया और गठबंधन ने कुल मिला के 232 सीटें जीती यहां पर। तो इस बार ये 50-50 जैसा मामला कुछ नजर आ रहा है जो संसद के अंदर हमें दिखाई देगा। तो पिछले 10 सालों के बाद ये एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है, लेकिन इस परिवर्तन से आगे होगा क्या? क्या संसद में हमें नई चीजें दिखाई देंगी? क्या हमें ज्यादा चर्चाएं होती हुई दिखाई देंगी? क्या सरकार के रवैये में बदलाव आएगा? क्या ये गठबंधन उस तरीके से परफॉर्म कर पाएगा जिसकी उम्मीद की जा रही है गठबंधन से, मतलब एक विपक्षी गठबंधन से जो इस समय प्रतिपक्ष में बैठेगा, नेता प्रतिपक्ष की वापसी होगी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो देखने को मिलेगी। सवाल यहां पर भी उठते हैं कि क्या ये गठबंधन सिर्फ एक चुनावी गठबंधन था या विपक्ष में भी इसकी एकता नजर आएगी? क्योंकि अभी से कहीं क्षेत्रीय चुनाव को लेकर हरियाणा में आप और कांग्रेस के बीच थोड़ी सी उठापटक दिखी, कहीं महाराष्ट्र में भी इसी तरह की चीजें कांग्रेस और शिवसेना के बीच में दिखाई दे रही, यूबीटी की बात मैं कर रहा हूं। तो इस गठबंधन में क्या वो एकता बनी रह सकती है? ये तमाम कुछ बड़े सवाल होंगे जिन्हें हम आज अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। फिलहाल मेरे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं उसमें कांग्रेस के प्रवक्ता अब्बास हाफिज साहब, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैदर अब्बास, शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार सिंह और साथ ही में वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह। आप सभी का सर्वप्रथम तो बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आपके साथ हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अब्बास हाफिज साहब, सबसे पहला सवाल आपसे। तो देखिए शायद अभी तक तो सीधी बातचीत हुई नहीं, लेकिन ये मौका है, माफ कीजिए अब्बास साहब शायद अभी जुड़े नहीं हैं हमको। चलिए अब्बास साहब हैं, ठीक है। अब्बास साहब, तो पहला सवाल यही कि सर्वप्रथम तो बधाइयां आपको। आपकी शिकायत रहती कि भाई कोई हमें बधाई नहीं देता, तो उस समय भी दे दी थी, आज फिर से क्योंकि हम विपक्षी गठबंधन के बारे में बातचीत कर रहे हैं और उसमें आपकी पार्टी सबसे ज्यादा अंक लेकर आई, सबसे ज्यादा सीटें लेकर आई। तो ये जो पूरा समीकरण रहा, जहां पहले एक तरफ चुनाव के पहले बीजेपी के दावे थे कि वो 400 से ज्यादा सीटें या एनडीए गठबंधन 400 से ज्यादा सीटें लेकर आएगा, लेकिन खुद आपका गठबंधन 332 जब ले आया तो उनके वो दावे काफी पीछे रह गए। इस चीज का श्रेय आप किस बात को देते हैं? गठबंधन में ऐसी कौन सी चीज ने काम किया, वो कौन सा फैक्टर था जिसने वर्क किया कि आपको भी उतनी सीटें आती हुई दिखाई दी? देखिए, निश्चित रूप से पूरे देश में ये जो चुनाव था ये बदलाव के लिए था। जो वोट था जनता का वो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की विफलताएं थी उसके खिलाफ था। निश्चित रूप से जो हम लोगों ने प्रयास किए, और उत्तर प्रदेश की मैं खास करके बात करूं तो उत्तर प्रदेश की जनता ने इंडिया गठबंधन के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव लड़ा। खासकर उत्तर प्रदेश में जो पीडीए के ऊपर यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों के ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार हुए थे, जिस प्रकार से संविधान को निशाना बनाने की और संविधान को खत्म करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने करने की कोशिश की है, देश के प्रधानमंत्री जी ने करने की कोशिश की है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी की भाषा मुजरे से लेकर के मंगलसूत्र तक उतर आई, मुझे लगता है इन चीज़ों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए बैकफायर किया और इंडिया गठबंधन के लिए जो जन समर्थन था वो लगातार बढ़ा है। देखिए, निश्चित रूप से आज पूरे देश की जनता, भले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हो, लेकिन सवाल सिर्फ एक है कि आखिर कब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये गठबंधन की सरकार चला सकते हैं। क्योंकि ये पहला मौका है कि ये, मुझे लगता है कि एनडीए 1.0 की सरकार है। इससे पहले जो सरकारें थी वो मोदी 1.0 और मोदी 2.0 थी। अब गठबंधन की सरकार चलाना ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने हमेशा से फैसले खुद ही लिए हों, जिसने अपने मंत्रिमंडल से भी बहुत सारे विषयों पे ना चर्चा करी, ना जो विभाग के मंत्री थे उनको जानकारियां दी, उसके अलावा
निर्णय लिए और कहीं ना कहीं आज तक जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हों या देश के प्रधानमंत्री रहे हों, कभी भी उन्होंने गठबंधन सरकार नहीं चलाई है। ये भारतीय जनता पार्टी, ये एनडीए अटल बिहारी वाजपेयी जी की नहीं है, नरेंद्र मोदी जी की है। तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि क्या ये सरकार चला पाएंगे, ये बात जनता भी जानना चाहती है। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, आप देखिए कि अयोध्या में भगवान राम ने भी आशीर्वाद समाजवादी पार्टी को दिया, इंडिया गठबंधन को दिया, और काशी में भी नरेंद्र मोदी जी बहुत ही मुश्किल से जो है जीत करके आए हैं 1.5 लाख मतों से। तो मुझे लगता है जो बदलाव का वोट था पूरे प्रदेश में, और आप देखेंगे किस प्रकार से इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 4 सीटों से आज 43-44 सीटों पर पहुंच गया, ये जनता का जन समर्थन ही था। चलिए, पहले तो मैं कोर्स करेक्शन कर दूं कि अभी आप जिन्हें सुन रहे थे वो अब्बास हैदर साहब हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और अब्बास हाफिज साहब हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता होंगे, जो अभी कार्यक्रम को ज्वाइन करेंगे। लेकिन हैदर साहब, आने वाले तो चांद साहब थे, थोड़ा इसलिए भी मुझे कंफ्यूजन हो गया। अब्बास साहब। जी जी, अब मैं सुन पा रहा हूं आपको। हाँ जी, मुझे पहले जानकारी थी कि आज चांद साहब आ रहे हैं, लेकिन चलिए आप भी आए तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन इसलिए मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। वेल, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हाफिज साहब भी जुड़ गए मेरे ख्याल से, मुझे बताएं प्लीज। अभी नहीं जुड़े, चलिए कोई बात नहीं, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। शिवसेना के आनंद दुबे साहब मुझे दिखाई दे रहे हैं, उम्मीद करता हूं मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। आनंद साहब, आप इसको कैसे देखते? देखिए, एक तरफ तो उत्तर प्रदेश का उदाहरण रहा जहां पर आपके गठबंधन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, दूसरा हम महाराष्ट्र भी कह सकते हैं जहां पर गठबंधन बेहतर प्रदर्शन करता हुआ नजर आया। यहां पर कौन से फैक्टर्स ने काम किया? विपिन जी नमस्ते। देखिए, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की बहुत करारी हार हुई है। उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है कि दलित समाज, पिछड़ा समाज, आदिवासी समाज, अल्पसंख्यक समाज, महाराष्ट्र में मराठा समाज, इन्होंने महाविकास आघाड़ी गठबंधन, इंडिया गठबंधन पर विश्वास जताया है। और जिस प्रकार 10 वर्षों से एक जुमलेबाज सरकार काम कर रही थी, लोगों ने उसको नकारा है, पसंद नहीं किया है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार चुनाव प्रचार कर रहे थे, लोगों को पसंद नहीं आया। चाहे उनकी भाषा की बात रही हो, उनके जुमलेबाजी की बात रही हो, उनकी घोषणाबाजी की बात रही हो, लोगों ने नकारा है। और सबसे बड़ा ये जो 400 पार का नारा है, इसको लोगों ने नकारा है। आज ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने कहा कि 400 पार के नारे के जुमले ने हमारी नैया को डुबा दिया है। मतलब यह नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया था। मतभेद देखिए इस लेवल पर है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को या बीजेपी को नारा नहीं देना चाहिए था। इससे नुकसान हुआ है, और हुआ है। जिस प्रकार लल्लू सिंह जी हो और चाहे अनंत कुमार हेगड़े हो, उन्होंने कहा कि हम 400 पार इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम भारत का संविधान बदलना चाहते हैं। लोगों को अच्छा नहीं लगा ये सुन के, क्योंकि इस देश में हमेशा से विकास को पसंद किया गया है। आप विकास की बात करिए, आप कहिए कि हम महंगाई कैसे कम करेंगे, आप कहिए कि हम बेरोजगारी कैसे कम करेंगे, आप कहिए कि हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले कैसे मजबूत होगा, आप कहिए कि पेट्रोल डीजल के भाव कब कम होंगे, माताओं बहनों के रसोई के गैस के दाम कब कम होंगे। इन पर लोग सुनना चाहते थे, खास करके किसानों की बात सुनना चाहते थे कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो किसान भाई बहनों को कैसे मिलेगा। ये सारे मुद्दे एक तरफ हो गए, और हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, घुसपैठ, ये मुजरा, क्या क्या अनाप शनाप सुनना पड़ा इस देश की जनता को। इन सब चीजों से ये पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाए, और ये 10 सालों के फेलियर ही कहा जाएगा। और ये भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा तो नरेंद्र मोदी जी की हार है, क्योंकि यह पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी जी एक अकेला सब पे भारी के विषय पर लेकर चलते रहे, जो लोगों को पसंद नहीं आया। वरना लोग इनको 300 अकेले ही दे देते। अगर इनके बात में दम होता, इनके काम में दम होता, तो लोग इनको जिता देते। लेकिन इन्होंने एक सबक दिया है भारत की महान जनता ने कि आप अगर जुमलेबाजी करेंगे, आप गलत बयानबाजी करेंगे, तो आपको हम पूर्ण बहुमत तो नहीं आने देंगे। बाद में भले आप जोड़ तोड़ की सरकार बना लीजिए। और साथ ही साथ भारत की महान जनता को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने एक मजबूत विपक्ष को भी चुना है। उन्होंने बताया है
कि अगर सरकार जरा सा भी गड़बड़ करेगी तो सरकार पर अंकुश लगाने के लिए एक मजबूत विपक्ष भी हम देंगे। तो इसकी जो मिली जुली इस समय इस देश में स्थिति है लोकतंत्र की, कि एक तरफ सरकार कमजोर है, दूसरी तरफ विपक्ष मजबूत है, तो अब लड़ाई कांटे की टक्कर की है। अब जहां हमें लगेगा हम घेरेंगे, जहां लगेगा इनको अप्रिशिएट करेंगे। अगर ये महंगाई कम करेंगे इनकी पीठ थपथपाएंगे, लेकिन अगर महंगाई कम नहीं कर पाए, बेरोजगारी कम नहीं कर पाए, विद्यार्थियों के पेपर लीक पर कोई काम नहीं कर पाए, तो इनको हम घेरेंगे, 100% घेरेंगे। ये जनता ने हमें आदेश दिया है और जनता के जनादेश का हम विपिन जी पालन कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। और आप देखिएगा महाराष्ट्र में 3-4 महीने बाद ही महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव है, इनकी करारी हार होने वाली है और महाविकास आघाड़ी एक मजबूत स्थिति में है, क्योंकि मराठा समाज, आदिवासी समाज, पिछड़ा समाज, दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज, ओबीसी समाज, सभी समाज के वर्ग के लोग महाविकास आघाड़ी उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी के नेतृत्व को, कांग्रेस के नेतृत्व को पसंद कर रहे हैं। और यही उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी लोग कांग्रेस और समाजवादी का गठबंधन पसंद कर रहे हैं।